Good morning to all of you. Today I am here to explain about Newton's law. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जहाँ पे सबको बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बट ये बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो गाइस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरा जितना भी वीडियो है वो आप तक बहुत ईजिली ही पहुँच जाए। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे, पूरा देख लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो गति का एक नियम होता है। जैसे गति पे डिपेंड करता है वो, जैसे कि कोई वस्तु रेस्ट में है या फिर कोई वस्तु चल रही है, तो मोशन मतलब रुकी हुई है, मतलब मोशन ज़ीरो होगा, गति ज़ीरो होगा। और अगर चल रही है तो उसका कुछ ना कुछ गति होगा, तो वो मोशन पे डिपेंड करती है। और लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी बोल सकते हैं या फिर उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। इनर्शिया का यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है? इनर्शिया का बोलने का मतलब है जड़त्व का नियम। अब जड़त्व क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ गाइस। अगर कोई बस है, ठीक है, बस पे हम लोग सब बैठे हैं। अब बस अगर रुकी हुई रहती है, आराम से हम लोग बैठे हुए रहते हैं, जिस अवस्था में रहते हैं उसी अवस्था में बैठे हुए रहते हैं। पर आप देखते होंगे कि जैसे ही बस खुलती होगी, आप अचानक से पीछे की ओर झुक जाते होंगे। आप झुकना नहीं चाहते होंगे, लेकिन आप झुक जाते होंगे। आप क्यों झुके? आप पे क्या लगा कि आप झुक गए? आप झुकना नहीं चाहते थे, आप खुद से नहीं झुके, आप अपने आप नहीं झुके, आपको कोई झुकाया। तो वो जो फोर्स होता है जो आपको झुका देता है, जैसे आप रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, या फिर आप देख लीजिए कि अगर बस चलते रहती है तो आप लोग गति में होते हैं, बस के साथ साथ आप लोग भी गति में होते हैं। और बस पे अगर ब्रेक लगती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों आगे की ओर झुक जाते हैं? क्योंकि हम लोग जो थे गति में थे, और हम लोग गति में ही हमारा बॉडी रहना चाहता था, बट हम आगे की ओर झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि उस पर एक फोर्स लगा और फोर्स मतलब वो फोर्स जो है वही जड़त्व है। वो फोर्स का ही नाम जड़त्व है, जो मतलब हमें आगे की ओर झुकने पे मजबूर कर दिया। हम झुकना नहीं चाहते थे, हम गति में थे तो गति में ही रहना चाहते थे, और अगर हम रुके हुए रहते हैं तो रुके हुए ही रहना चाहते हैं। पर अगर हम उस पोजीशन में रहना चाहते हैं और हम नहीं रह पाते हैं, और कोई मुझे दूसरा कुछ और मतलब मोशन करने पे, या फिर अगर मोशन में तो हमें रुकने पे मजबूर कर दे, उसी को हम जड़त्व बोलते हैं। तो एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया गाइस। तो फर्स्ट लॉ में उतना कुछ खास नहीं है। इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। डिफिनेशन नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन जो भी हो, आप कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लें। इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी continuous in its state. It states that every body continuous in its state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is completed by some external force to change that state. From this law, it is concluded that in the absence of external force, from this law, it is concluded that in the absence of external force, every body has a tendency to maintain its state of rest or of a uniform motion in a straight line. Is that every body has a property to oppose any change in its present position, which is which is known as inertia. इनर्शिया का मतलब तो मैंने आपको बताया ही, जड़त्व। Hence, Newton's first law is also known as law of inertia. मतलब न्यूटन्स के फर्स्ट जो नियम है, पहला नियम है, उसको हम
किस नेम से जानते हैं? जड़त्व के नियम के नेम से भी जानते हैं। तो ये पहला तो आपको समझ में आ गया होगा, डेली लाइफ में हम क्या क्या कैसे कैसे फर्स्ट लॉ हम लोग पे अप्लाई होता है। तो जो तीनों नियम है न्यूटन का, तीनों ही नियम जो है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। बट जानना ये है कि पहला नियम कहाँ पे यूज़ होता है, दूसरा नियम कहाँ पे यूज़ होता है एंड तीसरा नियम कहाँ पे यूज़ होता है। तो पहला नियम तो आप जान गए, कि कोई भी वस्तु अगर रेस्ट में है यानी विराम में है, या फिर वो मोशन में है मतलब गति में, तो अगर जो गति में है वो गति में ही रहना चाहेगा, जो मतलब विराम में है या रेस्ट में वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और अगर वो उसको कोई कुछ और जैसे मोशन में उसको रेस्ट में होने पे कोई मजबूर कर दे, जैसे कि बस में ब्रेक लगता है तो वो रुक जाती है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। हम लोग भी मतलब गति में थे, बस के साथ साथ हम लोग भी गति में थे और हम लोग को भी रुकना पड़ता है, इसीलिए हम लोग झुक जाते हैं। तो झुकने का जो झुकने से तो एक फोर्स लगता है, मुझे कोई झुकाता है, हम लोगों को कोई झुकने पे मजबूर करता है, तो उसी को हम जड़त्व बोलते हैं। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड लॉ पे, न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट उतना भी नहीं, मतलब आप समझने का अच्छे से कोशिश कीजिएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बस इससे पहला और तीसरे नियम से थोड़ा सा हाई लेवल का है। तो चलिए सेकंड पे आते हैं। गाइस एक बार आप नोट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख भी सकते हैं आप। ये न्यूटन का पहला नियम का एक्सप्लेनेशन है एंड देन तो अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसका ये क्या होता है, सेकेंड लॉ आखिर होता क्या है। तो सेकेंड लॉ जो होता है, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब भाई अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हाँ आखिर होता क्या है ये लीनियर मोमेंटम, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है क्या? नहीं पता। तो चलिए देखते हैं आखिर लीनियर मोमेंटम जो यहाँ पे वर्ड आया है वो होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप पूरा डिफिनेशन हम आपको पढ़ के सुना देते हैं या फिर आप देख सकते हैं खुद से, मैं आपको दिखा देती हूँ एंड उसके बाद देखेंगे एक एक करके कि आखिर क्या इससे सेकेंड लॉ होता क्या है, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये नोट्स है एंड देन देखिए, न्यूटन्स स्पीड लॉ, सॉरी गाइस, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिख रहा है ना। तो इसमें बोला गया है आपको, यहाँ पे देखिए, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या होता है गाइस, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिर क्या होता है लीनियर मोमेंटम। तो गाइस आप देख सकते हैं लीनियर मोमेंटम को हम रेखीय संवेग बोल सकते हैं हिंदी में, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन ए बॉडी and it is measured as the product of the mass of body and its velocity. Is that the linear momentum of a body, मतलब p, मतलब स्मॉल p से हम रेखीय संवेग को सूचित करते हैं, ऑफ मास m को मास को m से स्मॉल m से सूचित करते हैं, मूविंग विथ वेलोसिटी v मतलब वेलोसिटी, इसका सिंबल वेलोसिटी का सिंबल v होता है, स्मॉल v इज गिवन y। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोमेंटम मतलब p इज इक्वल टू अब क्या होगा, m इंटू वी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, जो मोमेंटम है लिनियर मोमेंटम, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी। ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है
और डायरेक्शन जो है सेम एज जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का, यानी कि रेखीय संवेग का जो है उसका भी डायरेक्शन वही होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या जाने गाइस, यहाँ पे हम जाने इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल क्वांटिटी, मतलब जितना भी क्वांटिटी है गति का कंटेंट इन ए बॉडी, बॉडी में जितना भी जो भी गति हो रहा है, एंड it is measured as the product of the mass of बॉडी एंड बॉडी में जितना मास है, मतलब मास और जितना वेलोसिटी, वो मतलब मोशन मतलब वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी और मास है बॉडी का वो दोनों इनटू हो जाएगा, उसी को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। इसको कैसे कैसे सूचित करते हैं वो तो आपने देख लिया गाइस। अब इसका जो है इसका ऐसा यूनिट जो होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो एस आई यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड। क्यों होता है? क्योंकि मोमेंटम p होता है स्मॉल p, इसका बराबर क्या होता है m इंटू वी होता है। अब मास का क्या होता है, मास का ऐसा यूनिट क्या होगा kg, ठीक है। अब वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को किस का यूनिट क्या होता है गाइस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट गाइस, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये है टाइम। तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं ना, आई मीन टाइम को सेकंड में मापते हैं ऐसा यूनिट में, और डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ में, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ होता है तो इसको मीटर में, ठीक है। अब देखिए गाइस केजी मीटर सेकंड जो है अभी 1 में है, 1 यहाँ पे है, ये ऊपर आएगा तो -1 में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। यही होता है मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तो ये कैसे आया केजी मीटर पर सेकंड, ये तो आपने देख लिया गाइस। देन अब मैं आपको बताती हूँ। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे डायमेंशन फॉर्मूला, तो ये आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि ये डायमेंशन फॉर्मूला MLT-1 कैसे आया। तो चलिए गाइस मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस डायमेंशन फॉर्मूला, ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ये है लीनियर मोमेंटम का। देख रहे हैं ना गाइस, तो इसका क्या लिखा हुआ था MLT -1, इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है। ये कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आया है, इसका P का जो है M इंटू वी होता है। तो इसका जो यूनिट आया है, यूनिट ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है। तो केजी मतलब क्या, मास। तो M मतलब क्या, मास। तो केजी कितना है, 1 है, मतलब कुछ नहीं तो पावर यहाँ पे 1 होगा, 1 है, ठीक है, 1 है ना गाइस।
तो केजी 1 है, तो मीटर भी मतलब आई मीन सॉरी गाइस, मास भी 1 होगा। तो 1 लिखो या ना लिखो सेम है। एंड मीटर है, यहाँ पे मीटर भी कितना है, 1 है। मीटर मतलब क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ भी 1 है, तो 1 को लिखो या ना लिखो इक्वल ही है। एंड सेकंड क्या है, सेकंड -1 है, तो -1 तो लिखना ही पड़ेगा, तो -1 यहाँ पे हो गया। एस मतलब सेकंड, सेकंड मतलब टाइम, टाइम है -1। तो ये समझ में आ गया आपको डायमेंशनल फार्मूला कैसे आया गाइस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड ये जो मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिसमें यूनिट और डायरेक्शन दोनों हो। तो इसमें मास मतलब इसमें एक यूनिट है, और वेक्टर वेलोसिटी, वेलोसिटी में टाइम भी होता है और कहाँ जाना डायरेक्शन भी होता है। तो जो मोमेंटम होता है वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। एंड स्केलर क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसमें डायरेक्शन ना हो, सिर्फ यूनिट हो। जैसे सेकंड हो गया, मास हो गया। ओनली मास होता तो हम उसको स्केलर क्वांटिटी बोल सकते थे, लेकिन वेलोसिटी भी दिया है, मतलब कि स्पीड के साथ साथ टाइम भी लगा, कोई डायरेक्शन भी होगा, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। मतलब मोमेंटम बराबर एम भी होता है, तो एम सिर्फ रहता तो उसको हम स्केलर बोलते हैं, लेकिन वी भी है, तो वी भी है, इसी के लिए इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब आगे न्यूटन सेकंड लॉ में क्या बोलता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखे थे, इट स्टेट्स डैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब टाइम के साथ अगर लीनियर मोमेंटम मतलब संवेग में परिवर्तन हो रहा है ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मतलब इसका मतलब आप एक समझ सकते हैं गाइस कि अगर टाइम के साथ साथ अगर कम टाइम में अगर कहीं पे कोई फोर्स लग रहा है तो इसी को हम बोलेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। जैसे कि आप एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, गाइस कि जैसे आप लोग बचपन में खेलते होंगे, वो क्या टायर को घुमाया जाता है, घूमते रहता है, जैसे ही उसका थोड़ा सा स्पीड कमता है, थोड़ा सा हल्का सा 1 सेकंड के लिए उसमें 1 सेकंड का टाइम में 1 सेकंड के टाइम के लिए उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया जाता है, या फिर ज़्यादा भी, लेकिन एकदम कम टाइम में। ठीक है, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा हो या कम हो, मतलब फोर्स जो होगा वो टाइम का क्या होगा, वो जो टाइम का होगा 1/t होगा, मतलब F बराबर 1/t होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1/t होता है। इसका क्या मतलब है, अब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है P2 माइनस P1, मतलब पहला संवेग जो फाइनल मतलब दूसरा जो संवेग होगा वो उसमें से घटाएंगे पहला संवेग को, कितना टाइम लगा वो। तो P2 माइनस P1 को हम P लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक ही है, दोनों P ही है, तो P लिख दिए। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, एंड इनवर्सली जो होता है टाइम के, क्योंकि बटा में टाइम है, मतलब अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। इससे आप यही मतलब लगा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैच देखते होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है, कैच जो करता है बॉल को, तो बॉल जो आता है उसको जो है जैसे ही कैच करता है तो अपने हाथ को नीचे की ओर क्यों झुकाता है, ताकि फोर्स कम लगे, टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। तो इसी के हिसाब से वो आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैच जो करता है कोई भी क्रिकेटर, बॉल या फिर कोई भी मैच खेलता है वो करता है तो अपने हाथ को नीचे की ओर, कैच लेते ही नीचे की ओर ढकेलता है अपने हाथ को, क्योंकि ताकि फोर्स कम लगे, चोट कम लगे, और टाइम ज़्यादा लगेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। तो वही है यहाँ पे F बराबर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर कर दिए हैं, उसकी जगह K यानी कांस्टेंट लगा दिए हैं, dp/dt। एंड अब क्या होगा, F जो बराबर होगा K और dd, यानी कि dd को हटा दिए तो dd को नहीं, मतलब वो जो है एक क्या है, हाँ
तो के कांस्टेंट, डी अपॉन टी। अब पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एम वी। अभी ना देखें पी बराबर क्या होता है, एम वी। तो डी इंटू एम वी अपॉन टी हो जाएगा। पी बराबर क्योंकि क्या होता है, एम वी होता है। तो अब फोर्स बराबर क्या होगा, फोर्स बराबर होगा के एम और डी वी अपॉन डी टी। क्योंकि v क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन डी टी। तो अब देखिए फाइनल क्या आया, एफ बराबर जो फोर्स बराबर जो होगा, के मतलब कांस्टेंट, एम मतलब मास, ए मतलब एक्सेलरेशन। क्यों होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि v अपॉन टी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब कि वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो उसको एक्सेलरेशन बोला जाता है, त्वरण बोला जाता है। तो v बराबर टी को हम लिख सकते हैं एम ए। तो अब के जो था, फॉर के बराबर इज इक्वल टू अभी 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्यों 1 होगा गाइस, फॉर के बराबर 1, क्योंकि m बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो k बराबर भी 1 ही होगा। तो F बराबर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला आ गया m इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हम इसको बोल सकते हैं, मतलब न्यूटन के जो सेकंड नियम होता है, इसको हम और क्या नेम से जानते हैं, इसको हम सेकंड नियम को भी बोलते हैं। तो न्यूटन के सेकंड नियम को हम बल का व्यंजक, सेकंड नियम से हम बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। बल का व्यंजक का क्या मतलब है, बल का व्यंजक मतलब फोर्स बराबर, अभी एम ए आया ना, तो बल का हम व्यंजक प्राप्त किए। तो सेकंड नियम से ही बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो आपको ये एग्ज़ाम में भी आता है कि न्यूटन के जो सेकंड जो दूसरा नियम होता है, उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, तो बल का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं थर्ड नियम पे। गाइस थर्ड नियम देखने से पहले हम देख लेते हैं दूसरे नियम में जो F बराबर एम ए आया। तो ये जो है F जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी होता है। मतलब कि अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, और टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, चोट कम लगेगा। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है, एफ बराबर जो होता है एसआई यूनिट, एम ए जो होता है उसका होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बोलेंगे एसआई यूनिट कैसे आया वो बताइए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसआई यूनिट फोर्स का कैसे आया। तो चलिए देखिएगा, इस ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आपको दिया है एफ बराबर एम इंटू ए, ठीक है। तो एफ फोर्स बराबर, ये क्या है, मास है, मास को मास ही रहने दीजिए, मास को हम ऐसा यूनिट में बदलेंगे। तो मास को ऐसा यूनिट में क्या बोला जाता है, किस चीज़, इसका यूनिट क्या होता है, केजी। तो केजी इंटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, v अपॉन टी, ठीक है गाइस, v अपॉन टी होता है। a बराबर होता है आपको वेलोसिटी में परिवर्तन का दर, मतलब v माइनस यू, v मतलब फाइनल वेलोसिटी और u मतलब यूनिशियल वेलोसिटी अपॉन t मतलब टाइम, जितना टाइम लगता है वो, मतलब वेलोसिटी मतलब कि वेलोसिटी में परिवर्तन का दर जो है वो ये एक्सेलरेशन या त्वरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं a बराबर v अपॉन टी। तो गाइस देखिए, अब यहाँ v अपॉन टी है, तो v अपॉन टी को हम 1 अपॉन टी लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी इंटू वी, ठीक है, ये तो लिख ही सकते हैं। अब देखिए गाइस, आपको दिखाते हैं केजी तो केजी ही रहेगा, केजी इंटू 1 अपॉन टी। अब वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को किस चीज़ से लिखते हैं ऐसा यूनिट में, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर, सॉरी लेंथ,
लेंथ मीटर में ही ना, हाँ मीटर में, मीटर, और इसका अपॉन टी होता है, वेलोसिटी का एम अपॉन टी होता है, मतलब डी अपॉन टी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट अब देखिए के जी इंटू 1/t, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब हम देखिए डी को हम किस चीज़ से, मीटर से, मीटर, और टी को सेकंड से करते हैं ना, कोई बात नहीं। अब देखिए के जी मीटर, टाइम नीचे 2 गो है, ऊपर आके -2 हो जाएगा ना, तो टाइम को हम सेकंड लिख सकते हैं ना, जैसे लेंथ को, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में मापते हैं, उसका यूनिट मीटर होता है, वैसे ही टाइम का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट में सेकंड होता है। तो सेकंड, और ऊपर नीचे 2 गए तो ऊपर आएगा तो -2 में हो जाएगा, -2। ऐसे ही आया है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम केजी मीटर जो पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको हम न्यूटन बोल सकते हैं, मतलब इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं। इतना आपको अगर नहीं लिखना है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको डायरेक्टली आप न्यूटन लिख दीजिए तो भी सही होगा। और है 1 न्यूटन बराबर जो होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है आपका 10⁵ डाइन। ठीक है गाइस, 1 न्यूटन बराबर आप लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। सीजीएस में हम 1 न्यूटन बराबर, अगर न्यूटन को हम डाइन में बदलेंगे, सीजीएस में करेंगे न्यूटन को, तो न्यूटन के जगह डाइन होता है सीजीएस में, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। तो हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोल सकते हैं। अब चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, उसका जो है, और संवेग जो होता है लीनियर मोमेंटम, मतलब कि समय के साथ संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम क्या बोलते हैं, सेकंड लॉ बोलते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ। इसका डायमेंशनल फार्मूला देख लिए, यूनिट देख लिए मोमेंटम का, एंड केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ठीक है गाइस, तो ये मोमेंटम का था केजी मीटर पर सेकेंड, और ये जो F बराबर ma आया जो सेकेंड लॉ के हिसाब से, उससे हम आपको बता रहे हैं कि इसका जो सॉरी गाइस, इसका जो होगा वो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होगा। देखिए गाइस, ये जो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर में आप देख रहे हैं m/t-1, ये है मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला, और मोमेंटम का जो यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड जो है, उसी का ये फार्मूला है। अभी हम जो सेकंड लॉ देख रहे हैं, F बराबर ma होता है, मतलब जो F बराबर ma होता है, उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है और कैसे आया वो हम देखें। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं कि क्या होता है, F बराबर ma का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। तो गाइस देखिए, सेकेंड लॉ में हम लोग क्या देखें, सेकेंड लॉ में हम लोग देखें F बराबर जो होता है वो m/a होता है। इसका जो है ऐसा यूनिट क्या आया, F बराबर ऐसा यूनिट हमारा आया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी बोल सकते हैं, मतलब फोर्स बराबर जितना होगा उतना न्यूटन, या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। अब इसका डायमेंशनल देखते हैं हम, क्या आएगा डायमेंशनल। तो डायमेंशन फॉर्मूला देखिए गाइस, डायमेंशनल कैसा आएगा, केजी, ठीक है,
केजी को हम क्या मास बोल सकते हैं, मतलब मास का यूनिट केजी होता है। तो एम इज इक्वल टू कितना है गाइज यहाँ पे, एम इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1। एम बराबर भी 1 है, मतलब मीटर बराबर भी 1। मीटर का यूनिट क्या होता है, लेंथ बराबर भी 1। तो 1 लिखो या ना लिखो, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो वही बात है। और सेकंड बराबर क्या है, सेकंड का तो यूनिट सेकंड ही होता है क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है। तो एस बराबर -2 है, मतलब टाइम टाइम क्या है, -2 है। MLT इसका यूनिट जो होता है सेकंड का टाइम होता है, टाइम उसको सेकंड में ही, मतलब सेकंड में इसको बोला, मतलब सिंबल है टाइम का सिंबल एस। तो मास को हम एसआई यूनिट में केजी से करते हैं, लेंथ को मीटर से करते हैं, एंड टाइम को सेकंड से करते हैं। तो इसके हिसाब से डायमेंशनल फार्मूला हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो डायमेंशनल फार्मूला भी देख लिए सेकंड लॉ का। अब आते हैं थर्ड लॉ पे। इसका एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया गाइस सेकंड का। तो अब थर्ड का देखिए, थर्ड का भी, और एक बार हम फिर शुरू से फिर बता देंगे आपको फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है एंड थर्ड क्या होता है। तो चलिए थर्ड पे आते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम तीसरे नियम यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरे नियम जो न्यूटन के द्वारा दिया गया, उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं। तो सबसे इसका जो डिफिनेशन होगा वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखा देती हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं ओनली, मैं आपको समझा देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं, इफ़ एन ऑब्जेक्ट exerts a force on object B, if an object A exerts a force on object B, then object B must exert a force of equal magnitude and opposite direction back on object A. This law represents a certain symmetry in nature. Forces always occur in pairs. occur मतलब होते हैं, मतलब फोर्स जो है हमेशा जो है पेयर्स में होते हैं। एंड वन बॉडी cannot exert a force on another without experiencing a force itself. इसका क्या मतलब है गाइस, आपको मैं समझा देती हूँ। देखिए यहाँ मैं आपको बता रही हूँ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोल रहा है। वो जो मैं आपको अभी डिफिनेशन दिखाई उसका ये मतलब है कि कोई भी फोर्स जो होता है पेयर में होता है, मतलब अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं तो वो भी आप पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये एक कुआं है, ठीक है, कुआं है एक कुआं, हम मतलब एक रस्सी लटका रहे हैं, इसमें एक बाल्टी है तो लटका रहे हैं, ठीक है। तो पहले आप देखते हैं कि जब तक ये जो है पानी के अंदर पूरा बाल्टी नहीं जाता, तब तक मतलब पानी के अंदर जाते के साथ ये एकदम हल्का हो जाता है और ये जो रस्सी होता है एकदम टाइट हो जाता है। पहले जो रहता है लूज रहता है और उसके बाद एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब नीचे गया तो एक फोर्स लगा ही, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, फोर्स जिसको हम जी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो नीचे फोर्स एक लग ही रहा है, नीचे अपने तरफ खींच ही रहा है, लेकिन एक फोर्स ये भी लगा है, मतलब ऊपर भी एक मतलब एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होता है। अगर नीचे कोई एक्शन हो रहा है, नीचे बाल्टी में पानी भरा रहा है, नीचे एक फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर अपने की ओर ये खींच रहा है, तो इधर भी एक फोर्स लगेगा जिसको हम अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से रस्सी क्या हो जाता है, एकदम टाइट हो जाता है,
तो इसको हम बोलते हैं, इधर हो रहा है एक्शन, इधर हो रहा है एक्शन, और ये इधर हो रहा है रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है। देख रहे हैं ना गाइस, इधर हो रहा है एक्शन और इधर हो रहा है रिएक्शन। तो ये जो इधर जो एक फोर्स लगता है, जो बोल रहे हैं ना, जैसे नीचे जा रहा है तो वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो बाल्टी नीचे जा रहा है तो हल्का हो गया, पानी के अंदर जाता है तो हल्का फील होता है। बट रस्सी पे एक बल लगता है जिसकी वजह से रस्सी टाइट हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे रस्सी को कोई तीरा हुआ है। तो वही जो रस्सी में जो एक बल आ जाता है उसको हम टेंशन बोलते हैं। उस फोर्स का नाम है टेंशन। अब टेंशन क्या होता है, व्हाट इज टेंशन? टेंशन तो एक फोर्स से जान रहे हैं, लेकिन होता क्या है तो मैं आपको बता देती हूँ टेंशन क्या होता है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये टेंशन का डिफिनेशन मैंने लिखा है। तो इन फिजिक्स टेंशन इज डिस्क्राइब्ड एज द पुलिंग फोर्स, मतलब एक खिंचाव, जो खिंचाने वाला खिंचाव वाला जो एक बल लगता है जिससे रस्सी एकदम मतलब लूज से एकदम टाइट हो जाता है, तो एक खिंचा रहा है, पुलिंग हो रहा है। तो वही जो फोर्स होता है ट्रांसमिटेड एक्सियली, मतलब अक्षीय रूप प्रसारित बाय द मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, मतलब तार, ए केबल, चेन और सिमिलर वन डायमेंशनल continuous object, or by each end of a rod, truss, member or similar three-dimensional object. Tension might also be described as the action-reaction pair of force acting at each end of said elements. Tension could be the opposite of comparison, मतलब तुलना, मतलब किसी भी कोई भी एक्शन हो रहा है उसके अपोजिट में जो भी फोर्स लग रहा है, उसके तुलना में जो भी अपोजिट फोर्स लग रहा है उसी को हम टेंशन बोलते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला, जैसे कुआं से पानी भरते हैं तो एकदम रस्सी ढीला रहता है, बाल्टी खाली रहता है। जैसे ही वो बाल्टी जो है नदी के मतलब कुएं के अंदर जाता है गाइस, तो एकदम हल्का फील होता है। ऊपर लाते हैं तब भले भारी लगता है, लेकिन अंदर रहता है तब तक क्या रहता है, एकदम मतलब हल्का लगेगा। लेकिन रस्सी क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। मतलब बाल्टी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो नीचे जा रहा है, लेकिन रस्सी पे भी एक फोर्स लग रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है, मतलब एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया, नीचे फोर्स तो ऊपर भी फोर्स, मतलब फोर्स हमेशा पेयर्स में रहना चाहता है, पेयर्स में रहता है। तो वही जो रस्सी पे जो फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो टाइट है, तो उसी फोर्स को जो रस्सी पे लग रहा है उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल सकते हैं कि वो जो फोर्स है उसको टेंशन बोला जाता है। तो न्यूटन के तीसरे नियम को हम बोल सकते हैं रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी हम न्यूटन के तीसरे नियम को बोल सकते हैं गाइस। तो समझ में आई गाइस? कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमको समझ में नहीं आई, या फिर ये प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, या फिर कोई भी चैप्टर का और इसके बारे में और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब है सैमरी। तो हम लोग क्या पढ़े, फर्स्ट में जो है हम लोग पढ़े कि न्यूटन फर्स्ट लॉ में जो होता है क्या होता है, कोई भी वस्तु अगर मतलब मोशन में है, मोशन, कोई भी वस्तु अगर मोशन मतलब गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा। अगर वो विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, यानी कि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। लेकिन अगर उससे कोई गति में है तो उसको कोई रोक दिया, ब्रेक रोक दिया, तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो जो फोर्स लगा उसी को बोला जाता है जड़त्व, या फिर न्यूटन का प्रथम नियम यही कहता है कि कोई भी वस्तु अगर मोशन में रहता है तो मोशन में ही रहना चाहता है, विराम में रहता है तो विराम में ही रहना चाहता है। पर कोई फोर्स अगर उसको विराम से गति में, गति से विराम में करने पे मजबूर कर देता है तो उसी को हम जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। मतलब फर्स्ट नियम को हम जड़त्व का भी नियम हम बोल सकते हैं।
सेकंड में हम क्या देखें, सेकंड में हम देखें न्यूटन सेकंड लॉ में हम क्या देखें, पी मतलब कि कोई भी, सॉरी गाइस, हम लोग सेकंड में क्या देखे, सेकंड में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में देखे, इट स्टेट्स दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, जो भी संवेग में मतलब टाइम में जो भी मतलब संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है। तो जो भी मतलब वेलोसिटी में सॉरी गाइस, हाँ, तो हम लोग क्या देखे थे कि p मतलब लीनियर मोमेंटम बराबर m इंटू वी होता है, मतलब कि इट स्टेट्स दैट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या बोला जाता है, को ही सेकंड नियम बोला जाता है। इस ये जो है होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये मतलब कि अगर फोर्स लगता है तो अपने डायरेक्शन को भी चेंज करता है। और तो फिर इसको क्या बोला जा सकता है, इसका जो एसआई यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। इसका तो मैंने आपको बताया ही कि इसका यूनिट कैसे आया केजी मीटर पर सेकंड, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया गाइस। एंड फिर मैंने इसका डायमेंशनल फार्मूला भी MLT-1 कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बताया। थर्ड नंबर, हाँ गाइज, फिर सेकंड नंबर में ही मैंने देखा F बराबर MA, तो MA का कैसे मतलब कि इसका यूनिट कैसे आता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन बोला जाता है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। ठीक है गाइज। और थर्ड में हम लोग क्या देखें, थर्ड नियम को हम बोल सकते हैं एक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोल सकते हैं न्यूटन के थर्ड नियम को। तो इसमें हम लोग क्या देखें, मतलब कोई भी फोर्स जो है पेयर्स में होता है। अगर हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो दीवार पे अगर हम मारते हैं तो हमें भी चोट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि हम उस पर मारे तो उधर से भी एक फोर्स लगा, उसकी वजह से हमें चोट लगती है। जैसे कुएं से हम पानी भर रहे हैं, तो कुएं से पानी भर रहे हैं तो बाल्टी नीचे जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो रस्सी टाइट हो जाती है। तो आखिर रस्सी टाइट क्यों होती है, क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और रस्सी पे भी एक फोर्स लग रहा है, उसको टेंशन बोला जाता है। ठीक है गाइस, तो टेंशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड नियम को आप एक्शन रिएक्शन नियम भी बोल सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आया हो या फिर मुझे समझाने में कहीं पे दिक्कत हुआ हो, मतलब मुझे आपको समझने में कहीं पे दिक्कत हुआ हो, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है गाइस जो मैं इस तरीके का बनाई हूँ, तो हो सकता है आपको कहीं पे समझ में नहीं आया हो, मैंने अच्छे से नहीं समझाया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए कि कहाँ पे मेरे अंदर कमी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ लाइक कर दो, ताकि मेरा जो हिम्मत है वो बढ़े। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का ट्राई करूँगी, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊँगी। पर आप मेरा कमी ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे मुझे और अच्छा करना चाहिए। सो ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। So take care guys, bye bye.